नमस्कार, मेरा नाम है सुशील नाथ कुमार और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। अपनी चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं हिंदी के लोकप्रिय कवि नवल किशोर जी की कविता का एक अंश पढ़ना चाहूँगा। पहली बार अपनी भूमि पर पीढ़ियों से अर्जित विश्वास, संवेदना और सब्र घिसी हुई चप्पलों की तरह टूट रहे हैं, छूट रहे हैं। गुमसुम और बेदम हैं बाध्यकारी आवाज़ें, ज़मीन पर पहली बार ऐसा सन्नाटा है। प्रतिनिधि निश्चिंत हैं कि सड़कों पर पथराए पैरों फपकते लोगों के नहीं बचते हैं निशान। वो इत्मीनान में हैं कि कल्पना से अधिक सूखे हैं कंठ और फफोलों के साथ विलाप और आर्तनाद के चेहरे महीनों से चुपचाप चले जा रहे हैं। आपने टीवी, मोबाइल या समाचारों में कुछ वीडियो क्लिप्स देखी होंगी या फिर समाचार पत्रों में ऐसी फ़ोटो देखी होंगी जिनमें बड़ी संख्या में लोग सिर पर सामान की गठरी बांधे कंधों पर बच्चों को बिठाए हुए जा रहे हैं। सामान्यतः ऐसी क्लिप्स या तस्वीरें विस्थापित आबादी को इंगित करती हैं। अगर आपने भारत विभाजन के समय की तस्वीरें या वीडियो देखे होंगे या फिर विभाजन की घटनाओं पर आधारित साहित्य पढ़ा होगा तो आपको इस बात का मोटा मोटा अनुमान होगा कि 1947 और 48 में दोनों देशों से कितनी बड़ी संख्या में लोगों को मजबूरन अपना घरबार और ज़मीन को छोड़कर अनजान जगहों पर जाना पड़ा था। दरअसल हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्ष यानी 2023 तक विश्व के लगभग 117.3 मिलियन लोग विस्थापित होकर अपने ही देश में सुरक्षित स्थानों पर या अन्य देशों में दूसरे देशों में चले जाने को मजबूर हुए हैं। इस आंकड़े का सीधा सा अर्थ है कि दुनिया में प्रति 69 लोगों में से एक विस्थापित है। एक दशक पहले यह आंकड़ा 125 में से एक व्यक्ति का था। यह लगातार 12वां वर्ष है जब विस्थापित आबादी के आंकड़े में निरंतर वृद्धि हुई है। चूँकि चर्चा विस्थापन की हो रही है तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम विस्थापन और इससे जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों को समझ लें। सबसे पहले हम विस्थापन की बात करें तो किसी बाहरी दबाव के कारण किसी क्षेत्र के लोग अपनी ज़मीन और मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर होते हैं तो ऐसी स्थिति को विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन दो तरह का होता है, इसे हम उदाहरणों में समझेंगे। आपने किताबों या समाचारों में पढ़ा होगा कि 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में इस्लामिक चरमपंथ से परेशान होकर बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित जम्मू घाटी या देश के दूसरे स्थानों पर जाकर बस गए थे। इस तरह के विस्थापन को आंतरिक विस्थापन कहते हैं। वहीं म्यांमार में जातीय हिंसा से मजबूर होकर रोहिंग्या मुसलमान पड़ोसी देश भारत या दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हो गए थे, इसे बाहरी विस्थापन कहते हैं। अब विस्थापन से ही मिलता जुलता एक दूसरा शब्द है प्रव्रजन। इसे अंग्रेजी में माइग्रेशन कहते हैं। सामान्य रूप से ये दोनों शब्द प्रयोग के स्तर पर बहुत हद तक एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है। जब अपनी आर्थिक स्थिति में बेहतरी के लिए कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान से निकलकर किसी ऐसे स्थान पर जाता है जहां आमदनी और जीवन दशा सुधारने के बेहतर अवसर होते हैं तो इसे प्रव्रजन यानी माइग्रेशन कहते हैं। अब इसमें और विस्थापन में मुख्य अंतर ये है कि प्रव्रजन स्वेच्छा से किया जाता है और इसमें मूल स्थान से हमेशा के लिए जुदा होने का भय या दुख नहीं होता है। साथ ही प्रव्रजन में आबादी की संख्या बहुत कम होती है। प्रव्रजन भी आंतरिक और बाहरी दो तरह का होता है। जब यूपी बिहार के लोग काम की तलाश में दिल्ली, पंजाब या महाराष्ट्र जाते हैं तो इसे आंतरिक प्रव्रजन कहते हैं। वहीं जब बिहार, यूपी या केरल के लोग काम की तलाश में मध्य पूर्व के देशों में जाते हैं या पंजाब के लोग रोज़गार की तलाश में कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो इसे बाहरी प्रव्रजन कहते हैं। लेकिन हमारी इस चर्चा के केंद्र में है विस्थापन। अगर आधुनिक विश्व में विस्थापन की बात करें तो 1914 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध के समय पहली बार युद्ध प्रभावित देशों से भारी संख्या में लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी देशों में शरण ली थी। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के समय भी युद्ध से प्रभावित देशों की बड़ी आबादी ने दूसरे देशों में शरण ली थी।
यह वही समय था जब हिटलर की नृशंस कार्रवाइयों से बचने के लिए बड़ी संख्या में यहूदियों ने अमेरिका और वर्तमान इजराइल के क्षेत्र में शरण ली थी। कुछ इसी तरह का विस्थापन 1947 में हुए भारत विभाजन के समय देखा गया। इसके बारे में कहा जाता है कि इस विभाजन के चलते दोनों देशों से उस समय मानव इतिहास की सबसे बड़ी आबादी को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। इसके बाद अलग अलग समय पर दुनिया के देशों में बड़े स्तर पर मानव विस्थापन देखे गए। अगर बात करें विस्थापन के कारणों की, तो इसके लिए गृह युद्ध, बाहरी देशों के साथ संघर्ष, आंतरिक विद्रोह, सूखा, भुखमरी जैसे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। आधुनिक विश्व में अलग अलग समय में बड़ी संख्या में मानव आबादी को विस्थापन का सामना करना पड़ा है। यहाँ हम एक नज़र अब तक के सबसे बड़े मानव विस्थापनों पर डाल लेते हैं। इस क्रम में पहला स्थान आता है 1939 से 45 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध का। इसमें लगभग 60 मिलियन यानी 6 करोड़ लोग विस्थापित हो गए थे। इनमें सबसे बड़ी संख्या जर्मन लोगों की थी। मार्च 2011 में शुरू हुए सीरिया गृह युद्ध के समय 5 सालों में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोगों को मजबूरन अपने मूल स्थान को छोड़कर पड़ोस के देशों या यूरोप के अंदर जर्मनी या दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। 1948 से बदस्तूर जारी इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में अब तक 50 लाख से अधिक आबादी विस्थापित हो चुकी है। और अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष यानी हाल ही में जो संघर्ष चल रहा है उसकी बात करें तो इसकी वजह से गाजा की लगभग 85% आबादी मजबूरन अपने घर बार छोड़कर जा चुकी है। इसी तरह 1950 से 53 तक चले कोरियाई युद्ध के कारण भी लगभग 50 लाख के आसपास लोग विस्थापन का शिकार हुए। 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर किए गए हमले के साथ शुरू हुए इराक युद्ध में अगले 11 वर्षों में लगभग 40 लाख लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। 1975 में शुरू होकर अगले 2 दशक तक चले वियतनाम युद्ध की वजह से वहां के लगभग 30 लाख लोग विस्थापन का शिकार हुए। 1951 से 1995 तक चले भूतपूर्व यूगोस्लाविया संघर्ष में लगभग 27 लाख की संख्या में आबादी को विस्थापन का सामना करना पड़ा। और इसी तरह 1979 में सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर आक्रमण से लेकर वर्ष 2021 में तालिबान द्वारा पुनः सत्ता पर कब्जा करने तक लगभग 26 लाख अफगानिस्तानी लोग सुरक्षित आवास की उम्मीद में अपना घर बार छोड़कर जा चुके हैं। अगर रवांडा की बात करें तो रवांडा में मुख्य रूप से 2 निर्जाति समूह हैं, एक हुतू है और दूसरा तुत्सी। बहुसंख्यक आबादी वाले हुतू समुदाय की आबादी 85% है और तुत्सी की 14% है। शेष 1% में अन्य जाति समूह हैं। रवांडा में 1994 में हुए निर्जातीय संघर्ष के कारण लगभग 20 लाख लोग विस्थापित हो गए थे। हॉलीवुड की एक मूवी आई थी होटल रवांडा, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रवांडा में किस स्थिति में निर्जातीय संघर्ष हुआ था और लोगों के सामने कैसी नृशंस स्थितियां उत्पन्न हो गई थी। स्थायी सत्ता के अभाव में वर्ष 1991 में शुरू हुए सोमालिया संकट के चलते वर्ष 2014 तक लगभग 15 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इसी तरह सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में वर्ष 2013 में शुरू हुए सशस्त्र विद्रोह के चलते लगभग 9 लाख लोग विस्थापन के शिकार हो गए। और वर्ष 1955 से 72 और 2013 में पुनः शुरू हुए सूडान संकट, 1996 से 98 के कांगो संकट और 2012 में म्यांमार के जातीय संघर्ष के चलते यहाँ पर कुल मिलाकर लगभग 20 लाख लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। अब एक नज़र डाल लेते हैं उन कानूनों पर जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर शरणार्थियों से जुड़े मामलों के लिए बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरणार्थियों के लिए सबसे प्रमुख कानून है 1951 का शरणार्थी कन्वेंशन। वर्ष 1951 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में सदस्य देशों के बीच आपसी सहमति से इस कानून को बनाया गया था। इसीलिए इसे जिनेवा कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। आपने बहुत सी फिल्मों, न्यूज़ आर्टिकल्स और किताबों में इसका नाम ज़रूर पढ़ा और सुना होगा। शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसमें शरणार्थी को परिभाषित भी किया गया है और साथ ही शरणार्थियों के अधिकारों और उनके प्रति
विभिन्न देशों की सरकारों की जिम्मेदारियों को भी निर्धारित किया गया है। जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत शरणार्थियों के लिए कई ज़रूरी कानूनी प्रावधान भी बनाए गए हैं। जैसे अगर इसके प्रावधानों की बात करें तो एक प्रावधान यह है कि शरणार्थियों ने जिस देश में शरण ली है वहाँ की सरकार उन्हें मूल देश में वापस नहीं भेजेगी जहाँ उनके जीवन को खतरा है। शरणार्थियों ने जिस देश में शरण ली है, दूसरा कानून है, वहाँ उन्हें कानूनी सहायता, शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक राहत प्रदान करना उस देश की सरकार की जिम्मेदारी है। जेनेवा कन्वेंशन के तहत सभी शरणार्थियों को जीवन की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है, जिसमें उत्पीड़न और हिंसा से सुरक्षा शामिल है। भारत ने 1951 में ये जो जेनेवा कन्वेंशन हुआ था उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन फिर भी यहाँ बड़ी संख्या में शरणार्थियों को शरण दी जाती है। फॉरेनर्स एक्ट 1946 और रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 के तहत भारत में शरणार्थियों को अस्थायी निवास, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। अब हमने अपनी चर्चा की शुरुआत में ही यूएनएचसीआर का उल्लेख किया था। अब एक सरसरी नज़र यूएनएचसीआर पर भी डाल लेते हैं। यूएनएचसीआर यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त शरणार्थियों और विस्थापित लोगों की सहायता के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। यूएनएचसीआर का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शरणार्थियों की स्थिति को संभालने और उनकी मदद करने के उद्देश्य से किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। वर्तमान में इसके 195 सदस्य देश हैं जो इसे वित्तीय और राजनीतिक समर्थन प्रदान करते हैं। यूएनएचसीआर मिशन भी संचालित करता है। इस मिशन का दुनिया भर में शरणार्थियों और विस्थापित लोगों को एक सुरक्षित और गरिमामय जीवन प्रदान करने के लिए कार्य करता है।